वेलकम स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं व्यवसाय, पेशा और रोज़गार, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस। देखिए, हमें डिफरेंस से पहले एक बार वापस आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि बिजनेस इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड और रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो व्यवसाय का आशय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आदाय पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं पेशा। देखिए, पेशे का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति को यदि कोई विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों के निर्देशन या मार्गदर्शन या वह परामर्श देता है, यानी दूसरे व्यक्तियों को यदि वो निर्देशन दे, मार्गदर्शन करे या परामर्श देता है तो वह पेशा कहलाता है। ठीक है। तो इस मतलब पेशे का अभिप्राय एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। ठीक है। और अब हम देखते हैं रोजगार। रोजगार का क्या मीनिंग हुआ कि रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल आर वर्क्स फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन देयर ऑफ। ठीक है। यानी वो क्या प्राप्त करते हैं? पारिश्रमिक। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले इनके डिफरेंस में हम इनके देखते हैं कमेंसमेंट। इट मीन जो स्थापना, जो है व्यवसाय है उसकी स्थापना कैसे होती है। देखिए, व्यवसाय की स्थापना के लिए हमें कुछ वैधानिक कार्रवाई या कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होती है। इसके लिए हमें केवल सोचना है। ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के द्वारा केवल सोचा जाता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है और ही स्टार्ट, ठीक है, वह स्टार्ट कर लेता है। और इसी प्रकार से अब बात करें पेशा, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसके लिए आपको किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता या व्यावहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। यानी संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ही आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके बाद है रोजगार। रोजगार में क्या होता है कि आप जानते हैं कि यदि आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए आप जब भी जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक क्या होना चाहिए? ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर कह दीजिए या फिर आप बाकायदा कह सकते हैं कि एक सर्विस एग्रीमेंट होता है। तो रोजगार में क्या होता है कि इसकी स्थापना कैसी होती है? या तो ज्वाइनिंग बाय द ज्वाइनिंग लेटर और बाय एंटरिंग इनटू ए सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। देखिए, नेचर ऑफ वर्क, सबसे पहले बात कर रहे हैं बिजनेस का। तो बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है कि यह जो है जनता को क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का या तो ये उत्पादन करता है या तो वो प्रोडक्शन करेगा और या फिर उसको क्रय विक्रय करेगा। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट पेशा। अब पेशे का नेचर क्या है कि यह बाकायदा व्यक्तिगत विशेषज्ञ जो सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है। यानी जो पेशा है उसमें एक विशेषज्ञ के रूप में आप अपनी पर्सनल सर्विस, ठीक है, जो सर्विस है उससे आप क्या एक तरह से व्यक्तिगत सेवा के रूप में देते हैं। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रोजगार। अब रोजगार में क्या होता है कि यह प्राय क्या होता है कि आपके द्वारा जो अपॉइंटमेंट लेटर उसमें भी आपने जो समझौता किया, जो एग्रीमेंट किया है, ठीक है, या सेवा के जो काम जो सेवा करेंगे आप, उसमें जो नियम है उसके अनुसार जो काम करेंगे वो आपका इसका एक तरह से नेचर होगा। किसमें? प्रोफेशन के अंदर। यानी इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय के द्वारा जो भी आपके द्वारा जो उसको जो नियम होंगे या कार्य होंगे उसके लिए आपको पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं योग्यता। ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए क्या चाहिए। वैसे बिजनेस के लिए कोई सी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें किसी प्रकार की भी कोई न्यूनतम योग्यता ऐसा नहीं है कि 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा भी हो।
और इसके अलावा आपको किसी भी फॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग दी बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब बात करते हैं हम प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि इसमें बाकायदा आपके पास में या तो ट्रेनिंग, यानी जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसके लिए आपके पास में ट्रेनिंग, इसके अलावा विशेष योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशन। और इसके बाद हम बात करें एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार की। तो रोज़गार में क्या होता है कि नियोक्ता द्वारा, यानी जो आपको अपॉइंट कर रहा है उसके द्वारा जो भी योग्यता या प्रशिक्षण है आवश्यक है वो आपको करना उसके लिए ज़रूरी होता है। यानी आपके रोज़गार में क्या है कि आपके पास जिस भी आप कंपनी में या किसी भी आप जिसके भी आप एम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है, वो यदि उसके द्वारा उस आपकी सेवा जो ली जा रही है उसके अंतर्गत यदि किसी प्रकार की योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वह आपको रिक्वायर्ड होगी, उसको पूरा करना चाहिए। यानी कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसके बाद फोर्थ क्या है वो रिस्क। ठीक है, जोखिम। अब देखिए जोखिम, अब आप भी जानते हैं कि जो बिजनेस है इट्स अ गेम ऑफ रिस्क। जो व्यवसाय एक तरह से जोखिमों का खेल है। क्यों? क्योंकि आज लाभ है कल नहीं, अब बहुत लाभ है बिल्कुल भी नहीं, हानि हुई है अधिक हानि, कम हानि, इस प्रकार से एक अनसर्टेनिटीज़ यानी अनिश्चितताएं चलती रहती है। तो अब इसके अंदर जो भी आप जो लाभ यानी इसमें जो जोखिम जो रिस्क है बिजनेस में वो क्या है, अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है। लाभ भी अनिश्चित है और जोखिम भी अनिश्चित है कि कितनी जोखिम होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जोखिम का जो लेवल है यानी रिस्क है वो उसका लेवल काफ़ी हाई है। इन द बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट अब पेशा। अब पेशे के अंतर्गत क्या रिस्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन द प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क, क्योंकि इसके अंदर क्या है काफ़ी कम रिस्क है। आप अपने प्रोफेशन के अंतर्गत आप अपने किसी विशेष आपके पास में स्पेशल नॉलेज है तो अब उसमें रिस्क कैसी, आपके पास जो नॉलेज है वो आप ही की है, ठीक है, तो उसमें अब रिस्क की क्या बात आ गई। ठीक है, और इसके अलावा इस जो भी आपका उसमें आपको जो फीस है जो आपका वो आपको क्या है नियमित है, मतलब रेगुलर है और निश्चित है। थोड़ी बहुत जोखिम होती है कि भाई आपके पास में आपके जो एक तरह से मान लीजिए कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी बातें डिपेंड करती है, इसलिए इसके अंदर रिस्क होती हैं पर कम होती है। ओके, नेक्स्ट अब बात करें एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो निश्चित एवं नियमित वेतन होता है। आपको पता है कि इसके अंदर आप जो होगा उसमें आपको वेतन मिलता है, ठीक है, तो निश्चित है और नियमित रेगुलरली है या जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है, इसमें तो किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं है। बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। ओके, अब आप इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास योग्यता। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट। आप भी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए। आप भी जानते हैं कि इसके लिए कोई जो लिमिटेशन है वो फिक्स नहीं है। आपके जो बिजनेस का टाइप्स है उसकी जो साइज़ है उसके अनुसार ही आपको कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। अब इसके बाद हम देखें पेशा। अब पेशे के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट जो हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेशन क्या होता है। यानी अब आप यदि सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, आप डॉक्टर कर रहे हैं, आप लॉयर वकालत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यानी इसमें आपको कम लिमिटेड यानी जितना कैपिटल आपको चाहिए उतनी कैपिटल की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में अब बात करें एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार में, तो रोज़गार में तो फिक्स है कि आपको किसी प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दी प्रोफेशन। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं हम प्रतिफल। ठीक है, अब प्रतिफल इट मीन्स रिवार्ड। अब आपको क्या होगा, सबसे पहले देखिए बिजनेस में रिवार्ड क्या होगा, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो आपका रिवार्ड ही है। ठीक है, इट मीन कि रिवार्ड फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी जो आप भी आपके द्वारा लाभ अर्जित किया गया वह आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
ओके। अब इसके अंदर अब नेक्स्ट पेशा। अब पेशे के अंतर्गत क्या होगा, आपका प्रतिफल या रिवार्ड आपकी फीस, ठीक है। आपने यानी रिवार्ड फॉर द प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस, यानी जो भी आप अपने पेशे के अंतर्गत जो भी आपने अपना चार्ज बना रखा है, ठीक है, फीस चार्ज करते हैं आप, वो आपका रिवार्ड होगा। और नेक्स्ट वेतन, ये एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत क्या होता है, वेतन या मजदूरी, यानी जो रिवार्ड एम्प्लॉयमेंट में है, रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सैलरी और वेजेज, यानी आपको क्या मिलता है प्रतिफल में, आपका वेतन या मजदूरी, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हित का हस्तांतरण। अब देखिए, यानी आप क्या बिजनेस, आपका हित किस में है, बिजनेस के अंदर, बिजनेस में ही है, जो आपका बिजनेस है, अब क्या आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ में आप अपने बिजनेस को किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य फर्म को या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, लेकिन आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो करनी होगी, यानी आपको आपका दुकान का नाम ट्रांसफ़र करना है, आपको ये प्लेस ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, या आपको अपनी कुछ और आपको साथ में पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो आपको फॉर्मेलिटीज़ के साथ में आप अपने जो बिजनेस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेशे की, तो क्या पेशे के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया जा सकता है? नो, क्योंकि देखिए आपका जो ज्ञान है वो आप ही का ही है, आप ऐसा नहीं कि आप अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉलेज देना एक अलग बात होती है, लेकिन आपके जो प्रोफेशन की जो आपकी डिग्री है, क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं? नो, इट नॉट पॉसिबल। क्या एक डॉक्टर का बेटा यदि जो डॉक्टर है वो यदि डॉक्टर का डॉक्टरेट कर लेता है, डॉक्टरी पास कर लेता है, ठीक है, MBBS कर लेता है, उसके बाद में यदि अब वो कहे कि भाई मैं अब अपना जो डिग्री है मैं अपने बेटे को देता हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि उसके बेटे को भी डॉक्टर बनना है तो उसे वापस वही एंट्रेंस एग्जाम देके, वापस वही MBBS का कोर्स करके, ठीक है, उसको वही मास्टर डिग्री लेने के बाद में वह एक MBBS डॉक्टर कहला सकता है। यानी कि पेशे के अंदर आप बाकायदा अपना हित हस्तांतरण नहीं कर सकते। और इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो क्या एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है? तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ में है, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ में नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरी जगह ये काम करेगा आप, ठीक है, या उसकी जगह ये काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में है तो आप ही को काम करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, ठीक है। तो अब आचार संहिता क्या होता है कि बाकायदा इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब एक पेशे के जो सदस्य हैं ये निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको बाकायदा किसी न किसी प्रकार की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको बनाना होगा, उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब आचार संहिता के अंतर्गत क्या कहा जाता है, जैसे आपके रूल्स आ गए, आपकी ऑनेस्टी आ गई, आपकी इंटीग्रिटी आ गई, ठीक है, आपकी मॉरलिटी आ गई, आपकी नॉर्म्स आ गए, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आगे आचार संहिता का मतलब, तो क्या व्यवसाय के अंतर्गत कोई आचार संहिता होती है? नो, आप भी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर ईमानदार हो नहीं हो जरूरी नहीं है, बदमाश भी होते हैं, है ना। ऑनेस्टी इज नॉट कंपल्शन इन द बिजनेस, वैसे नैतिकता तो ये कहती है होनी चाहिए, पर होते हैं क्या, आप भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सत्यनिष्ठ, अब आप भी जानते हैं कि बिजनेसमैन कितना सच बोलता है कितना झूठ बोलता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, ओके। तो इस यहाँ कुल मिला के मतलब बात ये है कि इसके अंतर्गत इन द बिजनेस इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन परचेज देयर इज़ नो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बिजनेस, यानी किसी भी प्रकार की आचार संहिता का पालन नहीं होता है। अब पेशे की बात करें तो क्या पेशे के अंदर आचार संहिता होती है? तो बिल्कुल पेशे के अंदर आचार संहिता होती है। जैसे आप मान लीजिए लॉ वकालत है या चिकित्सा है या अकाउंटिंग है, आपके अंदर इन सब में के अंदर एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक आचार संहिता है कि आपको एक ईमानदार भी होना पड़ेगा, आपको सत्य भी बोलना पड़ेगा, आपकी कुछ मॉरलिटीज़ भी होनी चाहिए और आपके इसके अलावा प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपके पास कुछ नॉर्म्स भी होने चाहिए, ठीक है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए बाकायदा आपके पास में जो है सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए और मेडिकल एसोसिएशन से आपका सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सारे ये जो बातें हैं वो सारी की इसको बताती कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार। तो क्या रोजगार के अंतर्गत भी आचार संहिता होती है? तो बिल्कुल रोजगार के अंतर्गत जो है
बाकायदा द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो नियोक्ता है यानी जिसने आपको नियुक्त किया है तो उसके द्वारा जो निर्धारित जो नियम है आपको उनका पालन करना आवश्यक होता है, यही आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। मान लीजिए टाइमिंग 8 बजे का है आपके ऑफिस आने का, तो आपको 8 बजे ही आना है। आपकी सैलरी पर्टिकुलर इतनी है तो आपको जितनी भी डिसाइड होती है उतनी ही आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जो भी जिस भी प्रकार के नियम कंपनी या के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा जो बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखे हुए हैं आपको उनका पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने हमने इसके बिजनेस प्रोफेशन और इस एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस यानी कि तुलना के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत इसके जो हैं व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।